ठीक है। तो हम डिटरमाइन करेंगे कि जो डोजेस फॉर्म या जो ड्रग हम बॉडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी के अंदर वो ड्रग पर्टिकुलर देने के बाद कितने कंपार्टमेंट के अंदर, यानी कि किस किस पार्ट्स के अंदर जाके डिवाइड होती है, कितनी कितनी जाती है। देखो बॉडी के अंदर हम ये चीज मान के चलते हैं कि हर जगह पे जो ब्लड फ्लो है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हम कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिलती है कि जितना भी ब्लड है वो हमारा, यानी कि हार्ट से तो पास आउट होना ही होना है, ठीक है। जिस फ्लो या जिस रेट से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर से फ्लो होता है, उस रेट से क्या है बॉडी के अदर टिश्यू से, अदर ऑर्गन से फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम किडनी के बारे में बात करते हैं, तो किडनी में भी कहीं ना कहीं पे ब्लड जो है वो मोर स्पीडली फ्लो होते हैं रादर देन अगर अपना कंपैरिजन करते हैं अदर टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो जिस रेट से ब्लड फ्लो होगा, जितनी बार ज्यादा ब्लड फ्लो होगा किसी टिश्यू के, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वहां से कहीं ना कहीं पे ड्रग जो है उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर उतनी ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर इसकी क्या अप्रोच है कि हमें मैथमेटिकली क्वांटिटी क्वांटिटी जो है उसको डिटरमाइन करना है कि कितनी क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर जगह पे उस ड्रग की पर्टिकुलर पहुंच पा रही है, ठीक है। द फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल प्रोवाइड दी कॉन्सिक्वेंस मीनिंग्स ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकली, यही चीज ये कह रहा है कि मैथमेटिकली और क्वांटिटेटिव, कि क्वांटिटेटिवली हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशंस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन हैं जो अपने फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल लेके चलते हैं उनकी, अपनी जो बायो फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर, ठीक है। एक तो हमें बिहेवियर का पता चलता है ड्रग्स का, ये जो बिहेवियर है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कितनी कंसंट्रेशन देनी है ब्लड फ्लो फ्लूइड के हिसाब से, ठीक है, कितनी डोज डिसाइड करनी है, मल्टीपल डोज कितनी, सिंगल डोज से काम चल सकता है या मल्टीपल डोज देनी है, अगर मल्टीपल डोज देनी है तो वो मल्टीपल डोज कितनी देनी है, 2 दिन तक देनी है, 3 दिन तक देनी है, 4 दिन तक देनी है, किस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में हमें ड्रग को पहुंचाना है, ठीक है। ये डिटरमाइन करने के बाद जो डोज है वो डोज को डिसाइड करना दैट इज इजी, वो इजी हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कैलकुलेट द ऑप्टिमम डोजेस रेजिमेन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है, कि एक ऑप्टिमम डोज कितनी है। अगर ऑप्टिमम डोज हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है, कि कितनी डोज देनी है उतनी डोज देंगे तो टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो कहीं ना क्या टॉक्सिसिटी लेवल को वो चीज पार नहीं करेगी। अगर हम डोज दिए जा रहे हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर डोज की उतनी जरूरत है भी नहीं, ठीक है, तो ये चीज हम मान के चलते हैं कि अगर एक लेवल से ज्यादा डोज हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको क्या कर जाएगी, उसको पार कर जाएगी, और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर उस चीज का क्या है टॉक्सिक लेवल प्रोड्यूस होने लग जाएगा। उस लेवल को अपने डिटरमाइन कर सकते हैं या उस लेवल को अपने डिटरमाइन करते हैं तो उससे हमें क्या है जो बायो इक्विवेलेंस है, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज है, उनको करने में क्या है इजीनेस हो जाएगी। हम डोज डिटरमाइन कर पाएंगे किस लेवल पे कितना परसेंटेज है, कितना कंपोजिशन हमें चाहिए, टाइम कितने टाइम में किस रेट के साथ ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर हमारे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर इंसर्ट करती है, ठीक है। उस चीज से हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे तो वो ड्रग है वो कितनी बायो अवेलेबल है, कितनी ड्रग हमारे काम में आ रही है, बायोलॉजिकल वर्किंग में आ रही है, कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं दे रही है। जो बायोलॉजिकल अवेलेबल है वही ड्रग हमारी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी, अदर ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाएगी। अगर देगी भी कहीं ना कहीं पे वो टॉक्सिक इफेक्ट होगा, वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा। हमें जो चाहिए जो यूजफुल इफेक्ट है दैट इज फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को अगर आगे निकल के वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लग गई तो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में भी इसके अंदर जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग है वो कितनी एक्सक्रीट हो रही है, कितनी मेटाबोलाइट हो रही है, कितनी हमारी बॉडी से कितनी हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। इस चीज को भी अपने क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिजियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग बॉडी के हिसाब से कि किस पेशेंट के अंदर चाइल्ड है, ठीक है, यंग है, एल्डर है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट के अंदर कितनी ड्रग है उसको किस डोज के साथ देना जरूरी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं एजम्पशंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम देखो पूरी की पूरी बॉडी को एक ही कंपार्टमेंट के तौर पे मानते हैं, ठीक है, तो
हम ये चीज कहीं ना कहीं पे मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पे नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही जो मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की कि जो ब्लड फ्लो है वो पूरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये स्लाइड के अंदर क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, द बॉडी ऑफ कंपार्टमेंट, बॉडी के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट एक के साथ एक जुड़े हुए हैं कि एक कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग जाती है, हो सकता है कि उस कंपार्टमेंट से जो ड्रग है वो निकल के या नहीं भी निकले उस कंपार्टमेंट से किसी अदर मेथड से या किसी अदर मूवमेंट से वो दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर चली जाए, उससे पैरेलल हो जाए। ब्लड से बराबर बराबर जो ड्रग है वो हर कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एक कंपार्टमेंट के अंदर ज्यादा भी हो सकती है, एक कंपार्टमेंट के अंदर कम भी हो सकती है, ठीक है। जो ईच कंपार्टमेंट है दैट इज नॉट रियल फिजियोलॉजिकल, वो क्या है अपने आप में एक रियली फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिक रीजन नहीं है, ठीक है। बट क्या है वर्चुअल अपने आप में, क्या आभासी है एक, ठीक है। दैट इज कंसिडर्ड एज ए टिश्यू ऑफ ग्रुप्स ऑफ टिश्यू, या टिश्यू है या कंसिडर एज ए टिश्यू ऑफ ग्रुप्स दैट हैव ए सिमिलर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि उसके अंदर क्या है कि हर कंपार्टमेंट के अंदर अपने ये मान भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो रहा है अगर ब्लड फ्लो सेम है, और अगर ब्लड फ्लो सेम नहीं है, ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं पे अलग भी हो सकता है, ठीक है। दिस assumption इज नेसेसरी बिकॉज एवरी ऑर्गन और टिश्यूज body fluid then can get a equilibrium with the drug considered as a separate compartment। तो अलग अलग टिश्यूज की जब बात करते हैं तो अलग अलग टिश्यूज क्या है, ठीक है, जब इनको मैथमेटिकली जब अपने डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग टिश्यूज क्या है अपने आप में एक अलग अलग कंपार्टमेंट के तौर पे अपने उनको लेके चलते हैं, ठीक है। और जब ईच कंपार्टमेंट की बात करते हैं, विद इन ईच कंपार्टमेंट द ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। हर कंपार्टमेंट के अंदर जो ड्रग है वो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्लड फ्लो के हिसाब से, ठीक है। कि ब्लड फ्लो किस तरह का है उस हर कंपार्टमेंट के अंदर, अगर सेम ब्लड फ्लो है तो वो जो ड्रग है वो उसका सेम जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो हम कह सकते हैं कि जो अ, आपस में उनका जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है, अगर ब्लड फ्लो सेम रहता है तो, ठीक है। और रेट की बात करें तो रेट ऑफ द ड्रग मूवमेंट बिटवीन द कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट से ड्रग का अंदर जाना, ठीक है, और उस कंपार्टमेंट को पर्टिकुलर वहां पे अंदर जाके वहां पे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके बाउंड होती है या नहीं होती है, फ्री फॉर्म के अंदर ही रहती है और वहां से बाहर निकलना, ठीक है। इसको जनरली क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। ये अपने आगे चल के लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके माइंड के अंदर को क्वेरी है तो ये लास्ट के 10 मिनट के अंदर अपने उसके बारे में बात करेंगे। देखो इस डायग्राम से अपने कहीं ना कहीं पे समझ पाएंगे कि मॉडल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अगर एक सिंपल मेमोरी मॉडल्स की अपने बात करें, कंपार्टमेंट मॉडल्स की बात करें जो अपने जनरल देखते हैं, ठीक है। देखो मॉडल 1 के अंदर क्या हो रहा है, कहीं सिर्फ इसको 1 लिखा गया है, ये 1 का मतलब सिंगल कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट मान रहा है जहां पे हमने क्या दिया है, ये 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जहां पे सिर्फ इंट्रावीनस इंजेक्शन एक बार में इंसर्ट करा दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर बार बार पे यानी कि रेगुलर एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या है सिर्फ सिर्फ एक बार में इंजेक्शन दे दिया गया है, बोलस दे दिया गया है कि ड्रग को एक ही बार में बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या K10 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। अगर 1 कंपार्टमेंट की बात करें और या अगर मैक्सिमम डोज की बात करें, मैक्सिमम डोज 1 है, ठीक है, तो यहाँ से 1 से 0 की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस कंपार्टमेंट से मैक्सिमम ड्रग थी, यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेशन ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किसके अंदर, इंट्रावीनस के अंदर। जब इंट्रावीनस क्या किया गया, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द फॉर्म ऑफ इंट्रावीनस बोलस, जब हमें क्या है बोलस दिया गया। इन्फ्यूजन के केस में कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मॉडल सेकंड के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन भी होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होता रहेगा, ठीक है। ये K01 यानी कि 0 कंसंट्रेशन से स्टार्ट होके 1 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पे पहुंच पाएगा, मैक्सिमम लेवल के पहुंचने के बाद क्या है कहीं ना कहीं पे वहां से एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह के मॉडल की बात करते हैं,
ठीक है, ये वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर एक्स्ट्रावेस्कुलर, यानी कि हमने उसको ओरल रूट से दिया या रेक्टल रूट से दिया। ठीक है, थर्ड के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। देखो इन ये 2 और 3 मॉडल्स के बारे में अपने क्या है पूरा नेक्स्ट चैप्टर है अपने, उसके अंदर डिटेल स्टडी करेंगे, फिर भी आपको जनरली यहाँ पे बता देते हैं अपने। ठीक है, कि अगर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इंट्रावीनस के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन 0 दिखाया गया है, या दिखाया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमने उसको इन्फ्यूज कर दिया। इन्फ्यूज करने के बाद यहाँ पे 100% कंसंट्रेशन अवेलेबल है, उसमें से कुछ कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई या एलिमिनेट होगी। ये K10 है, ये एलिमिनेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और उसमें से कुछ कंसंट्रेशन जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर मूव कर गई। ठीक है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर मूव कर गई। ठीक है, मूव करने के बाद वो जो है, या इसको वन को अपने ब्लड के तौर पे मान के चलते हैं कि वन इज ब्लड एंड सेकंड इज अदर कंपार्टमेंट। वो कोई भी हो सकता है, लिवर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी बॉडी का अदर कंपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो ड्रग है वो चली गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट से K12 यानी कि काइनेटिक्स 1-2 लगी, यानी कि 1 से 2 की तरफ मूव किया ड्रग ने। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होने के बाद जो ड्रग है वो वापस से मूव करके 2 से 1 की तरफ आ गई और यहाँ से क्या होगी, एलिमिनेट होगी। मॉडल 4 के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो था इंट्रावीनस के लिए। ठीक है, ये है एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए। हमने उसको ओरल रूट से दे दिया, रेक्टल रूट से दे दिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है, 1 से 2 की तरफ मूव होगी और 1 से कहीं ना कहीं पे एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। फिफ्थ मॉडल के अंदर क्या है, सेम वही है कि इंट्रावीनस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो तो बिल्कुल 0 है। ठीक है, बार बार एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक ही बार होगा, जितना होगा 100% ड्रग जो है वो कंपार्टमेंट 1 के अंदर अवेलेबल है। कंपार्टमेंट 1 को अपने ब्लड कंपार्टमेंट के तौर पे भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर 1 कंपार्टमेंट से ये जो हमारी जो ड्रग है वो सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर भी मूव कर सकती है। थर्ड कंपार्टमेंट के एक कंपार्टमेंट इसके अंदर हमने और ऐड कर दिया, थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर भी मूव कर सकती है, और मूव करने के बाद वो वापस से 1 कंपार्टमेंट के अंदर भी आ सकती है और यहाँ से एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये जो 6 मॉडल है, ये जो मॉडल 6 है, इसके अंदर सेम है, बस इसके अंदर क्या है फर्क सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए ये जो फिफ्थ मॉडल था ये इंट्रावेनस के लिए था। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम तक एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक ही बार में जितनी ड्रग को एब्जॉर्ब करना होता है, यानी कि हमने उसको आईवी रूट से एक इन्फ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट करा दिया, और बाकी जो इंसर्ट कराने के बाद 100% अवेलेबल होगी ड्रग उस ब्लड के अंदर। ठीक है, रेदर देन अगर हम इस कंपार्टमेंट की बात करें तो पर्टिकुलर हमारी जो ड्रग है वो ओरल रूट से हमारी जीआईटी में है, और जीआईटी से कुछ कुछ परसेंटेज हमारे ब्लड के अंदर टाइम टू टाइम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एब्जॉर्ब होती जा रही है। कि क्या है, इसको रेट रेट कांस्टेंट को समझाने की कोशिश करी गई है एक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, एक मिनट। The number of rate constants which will appear in particular compartment या particular compartment model, इसको अपने किस फॉर्मूला से डिटरमाइन करते हैं, R is the rate constant, N is the number of compartment, कि कितने कंपार्टमेंट हैं, 2 है 3 है। ठीक है, अगर IV के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि एन जितने कंपार्टमेंट है हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर के लिए ओरल रूट के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ओरल रूट के लिए अपने बात करते हैं तो उस केस के अंदर क्या है कि उसको R इज इक्वल टू 2n इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। देखो नेक्स्ट है कैटरनरी मॉडल। पहले वाले थे मेमिलरी मॉडल्स। ठीक है, जनरली उन मॉडल्स को ही यूज किया जाता है। कैटरनरी जो मॉडल्स हैं ये प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरह के मॉडल हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो हम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, वो 1 कंपार्टमेंट के अंदर दी
ठीक है, फिर वन कंपार्टमेंट से सेकंड में जाएगी, सेकंड से थर्ड में जाएगी। वन वन कंपार्टमेंट है वो डायरेक्ट थर्ड में नहीं जा सकता है। ठीक है, ये मॉडल ये समझाता है, इसलिए ये मॉडल ज्यादा यूजफुल नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ओनली वन कंपार्टमेंट जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है जिसको अपने ब्लड मान के चलते हैं, ठीक है, वहां से ही इस ड्रग का जो है एक्सक्रीशन हो सकता है या हो पा रहा है, बाकी हमसे एक्सक्रीशन भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और लास्ट में जब हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स की बात करते हैं, देखो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स प्रैक्टिकली हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि देखो जो जनरली हम अपने कंपार्टमेंट मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, ये कंपार्टमेंट मॉडलिंग तो हम आउट ऑफ बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, हम डिटरमाइन करने के लिए ईच एंड एवरी टाइम हम फिजियोलॉजिकल मॉडल पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कि किस कंपार्टमेंट के अंदर कितनी ड्रग जो है वो जा रही है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं पे उनको प्रैक्टिकली देखने के लिए, ठीक है, हम बॉडी से बाहर क्या है उनका प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि बॉडी से बाहर, ठीक है, हमने एक एजम्पशन करके देखा कि कितनी ड्रग है किस कंपार्टमेंट के अंदर किस रेट के साथ जा रही है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मॉडल दैट इज द ओरिजिनल मॉडल। ठीक है, दीज मॉडल इन मॉडल्स को अपने फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको अगर हम डायग्राम्स के तौर पे देखने की कोशिश करें, ठीक है, कि आर्टरीज ब्लड से वेनस ब्लड्स के अंदर जो हमारी ड्रग है वो किस तरह से पहुंचती है। ठीक है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट हम मान के चल रहे हैं, लंग्स है, हार्ट है, गट्स है, लीवर है। ठीक है, बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट से जो ड्रग है वो कहीं ना कहीं पे हमारे इंट्रावीनस ब्लड के अंदर पहुंचती है। इंट्रावीनस ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद ही ये जो ड्रग है वो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी से जो है बॉडी में स्प्रेड होके जिस पर्टिकुलर उसको लेवल तक पहुंचना है ड्रग को, उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच के अपना एक्शन जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो करती है। ठीक है, तो ठीक है, लंग से जाती है आईवी। देखो अगर आईवी डोज की बात करी जाए यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल मॉडल के अंदर इसने पहली बात करी है आईवी डोज की। जब हम बात कर रहे हैं आईवी डोज की, तो उस केस के अंदर क्या है कि ड्रग कहाँ चलेगी, डायरेक्ट ना हमारे इंट्रावीनस के अंदर, हमारी जो प्लाज्मा के अंदर चलेगी, यानी कि नाउ ड्रग इज प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर टू रीच इनटू ऑल द कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट के अंदर पहुंचने के लिए ड्रग जो है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल है। ठीक है, बट ड्रग्स अगर हम किसी और रूट से लेते हैं, लंग से लेते हैं, ठीक है, जैसे सक्शन पंप्स आते हैं, ठीक, या इसके अलावा अगर हमारी ड्रग जो है वो हमारे ब्लड के अंदर घूम रही है, घूमने के बाद वापिस से वो घूम के किडनी में आ जाती है, लिवर में आ जाती है। ठीक है, लिवर से वापस भी निकल के उस ड्रग को कहाँ जाना होता है। ठीक है, देखो जो फ्री फ्रोम है, अगर लिवर की बात करते हैं हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अगर हमारी ड्रग है वो लिवर के अंदर चलेगी, लिवर के अंदर पहुंचने के बाद ड्रग है, ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, हो सकता है वहां पे जाके ड्रग हमारी कुछ ना कुछ पार्ट उसका मेटाबोलाइट हो गया, बाकी पार्ट शायद बच गया, बचने के बाद हो सकता है वो पार्ट जो है लिवर से बाहर निकल के वापिस से जाएगा कहाँ, ब्लड में जाएगा। किस रेट से जाएगा, वो रेट को इसने अलग अलग कंपार्टमेंट के थ्रू क्यू से डिनोट किया है। ठीक है, क्यू एल, एल फॉर लिवर, जी फॉर गट, ये एल फॉर लंग्स के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि लिवर और किडनी के केस में ड्रग है कहीं ना कहीं पे कुछ कंपोजिशन उसका बॉडी से एक्सक्रीशन भी होता है, किडनी से एक्सक्रीशन होता है, लिवर से कुछ ना कुछ पार्ट जो है ड्रग का मेटाबोलाइट होके एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब बात ये है कि ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स, ठीक है, इसने दो फर्दर इसको कैटेगराइज किया है, जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स है उनको ब्लड फ्लो के आधार पे। ठीक है, फर्स्ट इज ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल एंड सेकंड इज मेम्ब्रेन परमिशन रेट लिमिटेड मॉडल। देखो यहाँ पे बात हो रही है ब्लड फ्लो की और मेम्ब्रेन परमिशन की, कि कितने ब्लड फ्लो के साथ जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन के थ्रू परमेट होती है। फर्स्ट इज कि जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो रेट कितना है। ठीक है, वो फ्लो रेट के साथ हो सकता है कि हाईली बहुत ज्यादा फ्लो हो। ठीक है, उस फ्लो के साथ हो सकता है जितना ड्रग को टाइम चाहिए उतना ड्रग को टाइम मिल ही नहीं पाता। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, दीज मॉडल आर पॉपुलर, इनको जनरली देखा जाता है कि ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड, इनको अपने परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल्स भी बोलते हैं। परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज they are based on the assumption that
ड्रग मूवमेंट विद इन ए बॉडी रीजन इज मच मोर रैपिड देन इट्स रेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि हम ये चीज मान के चलते हैं कि ड्रग का मूवमेंट है विद इन ए बॉडी रीजन, एक बॉडी रीजन के अंदर क्या है, ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, बजाय कि इसकी रेट ऑफ लिमिट, जिस रेट से वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होती है उससे ज्यादा रेट से कहीं ना कहीं हमारी ड्रग बॉडी के अंदर जो हमारी ड्रग का वो है परफ्यूजन होता है। तो इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल। कहीं ना कहीं पे उसका जो परफ्यूजन है, ठीक है, जिस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिस रेट से उसका हमारी जो मेम्ब्रेन से उसका परमिशन हो रहा है उस रेट से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपने आप में जो परफ्यूजन क्या है वो क्या है, रेट लिमिटिंग रह जाता है। ठीक है, सेकंड हम ये कह रहे हैं मेम्ब्रेन परमिशन रेट लिमिटेड मॉडल, इसके अंदर क्या है, ठीक है, ये जो मॉडल्स हैं ये ज्यादातर जनरली कम होते हैं, ये इस तरह के मॉडल्स कम रहते हैं, ये मॉडल्स ज्यादा रहते हैं बिकॉज ड्रग इज हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर। अगर ड्रग हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर है, ठीक है, अपने आप में आयनाइजेशन उसका कम है, तो कहीं ना कहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, सॉरी उसका जो परफ्यूजन है वो भी ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन तो उसका अपने आप में कम होगा बट परफ्यूजन ज्यादा होगा। परफ्यूजन ज्यादा होगा तो ड्रग जल्दी से जल्दी क्या है हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, बजाय कि उसका हमारी एब्जॉर्प्शन रेट के कंपैरिजन के अंदर अगर अपने इसके बात करते हैं तो। ठीक है, एंड सेकंड वन इज मेम्ब्रेन परमिशन, उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो है वो जनरली नहीं होते हैं, ये हाईली पोलर्स के लिए इनको अपने मान के चलते हैं, ये चार्ज ड्रग्स के लिए, आयनाइज ड्रग्स के लिए। ठीक है, उन केस के अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बैरियर, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं पे एक बैरियर के तौर पे काम करती है। ठीक है, और परमिएट्स करती है, वो परमिएट्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस की। ठीक है, वो तो कंपार्टमेंट मॉडलिंग थे, ठीक है, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग रीजन्स को अलग अलग कंपार्टमेंट के तौर पे मान के हम चल रहे थे। ठीक है, नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस के बारे में अपन लोग लास्ट जो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस वाला चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, मॉडल कंपार्टमेंट की तो बात अपन ने कर ली। ठीक है, नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस यानी कि हम ग्राफ के ऊपर एनालिसिस करके देखें कि किस रेट के साथ जो बॉडी के अंदर हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उस रेट के साथ एब्जॉर्ब होने के साथ साथ क्या है, ठीक है, कि क्या रेट हमें मिल रहा है, ठीक है, कितनी टाइम तक किस रेट के साथ जो वो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर रह रही है, ठीक है, कितना टाइम वो हमारी बॉडी के अंदर बिता रही है। तो उसके लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में पहले भी पढ़ा था, MRT is equal to AUMC divided by AUC। AUC and AUMC क्या है, एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट का। फर्स्ट मूवमेंट यानी कि जहां पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये हमने इस ग्राफ के साथ पढ़ते हैं। देखो ये दो ड्रग्स के लिए दिया गया है, ठीक है, एक ट्रोपिजोइडल ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ क्या है हम इसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितनी कितने टाइम के साथ हमें देखने को मिल रही है। दैट इज देखो ये है सी मैक्स, ये पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद एब्जॉर्प्शन दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इसके बाद एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट एलिमिनेशन ही होगा। तो अगर हम दो कंसंट्रेशन दो टाइम के बीच यानी कि हाँ भी हमने बात कर ली, हमने डोज दी थी तो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच बीच में जो ड्रग है उसका कितना पार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर रहा, अवेलेबल रहा। ठीक है, तो इसको हम डिटरमाइन करने के लिए ये सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एयूसी निकालते हैं हम, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के बाद रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसका डिटरमाइन करते हैं कि हाँ T1 टाइम के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन C1 थी, T2 टाइम के ऊपर इसको अगर हम 1 घंटा मान के चलें, इसको 2 घंटे मान के चलें, ठीक है, तो एक टाइम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, दूसरे टाइम के अंदर कंसंट्रेशन इतनी थी, तो हम इसको इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं कितना एयूसी कितना आया, दैट इज T2 माइनस T1 इनटू C1 कंसंट्रेशन 1 प्लस कंसंट्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से हम पूरे के पूरे टोटल टाइम, ठीक है, ये टाइम कितना भी हो सकता है कि 1 घंटे 2 घंटे से लेके 24 घंटे 48 घंटे तक का भी हो सकता है। हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम तक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल रही, जब तक क्या है हमारी जो ड्रग है उसका टाइम, जब तक जो हमारी ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन नियर टू नील यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है,
तो ये लास्ट केस के अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन को C3 माना है, क्योंकि C4 क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन लास्ट में आके क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इस AUC की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस AUC के अंदर क्या है, ठीक है, कि जो C3 है दैट कंसंट्रेशन जो अवेलेबल है, और जो C4 कंसंट्रेशन है वो तो यहाँ पे आके 0 ही हो गई है, ठीक है। तो C3 प्लस C4 यहाँ पे इसने डायरेक्ट C3 ही बोल दिया है इसको, ठीक है। T3 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी और T4 टाइम पे ये कंसंट्रेशन आके 0 हो गई है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है जनरली डिटरमाइन करने के लिए नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस। AUC निकालते हैं हम, AUC की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, MRT निकालते हैं, मीन रेजिस्टेंस टाइम। यानी कि मीन रेजिस्टेंस टाइम को अपने डिफाइन कैसे करते हैं, अगर अपने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा तो एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम दैट स्पेंड बाय द ड्रग इन द बॉडी बिफोर बीइंग एलिमिनेट, यानी एलिमिनेट होने से पहले जो ड्रग है उसने हमारी बॉडी के अंदर कितना टाइम निकाला है, वो एवरेज टाइम हम निकाल सकते हैं मीन रेजिस्टेंस टाइम से, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं मीन रेजिस्टेंस टाइम, ठीक है। कुछ